हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बुक से कुछ इन्वेस्टिंग लेसन सीखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग पर लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो मिलिए मिस्टर तलवार से। ये दिल्ली के एक इलाके में रहते हैं। इनके पास एक बड़ा सा घर है, एक अच्छी कार है, एक स्टेबल जॉब है, एक प्यारी सी बीबी है और दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, रोनित और आकांक्षा। इनके लड़के रोनित ने 12th स्टैंडर्ड में 93% स्कोर किया है और इसी खुशी के मौके पर इन्होंने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पार्टी में घर पर बुलाया है। तो सब लोग रोनित को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारे पापा की तरह ब्राइट है। और ये सुनते ही मिस्टर तलवार को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, क्योंकि दूर से दिखने में भले ही उनकी लाइफ एकदम सेट दिखती हो, लेकिन एक्चुअली में कहानी कुछ और ही है। जितना दूर से वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखते थे, उतना अंदर से खुद को फाइनेंशियली अनसिक्योर फील करते थे। इसको समझने के लिए हमको मिस्टर तलवार की स्टोरी को समझना होगा, मतलब इनके कॉलेज से लेकर यहाँ तक की जर्नी को। तो मिस्टर तलवार ने भी अपनी यंग एज में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी। इन्होंने भी 12th स्टैंडर्ड में 95% स्कोर किया था। फिर एक टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग की, फिर एक टॉप कॉलेज से अपना MBA कंप्लीट किया, जिसमें वो काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुए थे। और फिर जल्दी ही इन्हें 2 लाख पर ईयर का पैकेज मिल गया था, जो उस टाइम पर काफ़ी बड़ा पैकेज था, क्योंकि ये 1990 की बात है। अगर हम 2 लाख पर ईयर की सैलरी को 7% से कैलकुलेट करें तो आप इसे आज की तारीख में 20 से 25 लाख पर ईयर की सैलरी कह सकते हो। तो करियर की स्टार्टिंग में इनको एक सक्सेसफुल अचीवर वाली फीलिंग आती थी, लेकिन अभी ये पिछले 25 सालों से जॉब कर रहे हैं और इनकी रिटायरमेंट को केवल 10 साल बाकी हैं, लेकिन अभी इनको अंदर से एक हारे हुए और एक अंडर अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। क्योंकि जब इन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया था, तब इन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था कि ये 40 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो जाएंगे। और ये अब 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने रिटायरमेंट का आर भी अचीव नहीं किया है। और सबसे बुरी बात यह है कि अभी तक इनको आइडिया भी नहीं है कि इनको कब और कैसे रिटायर होना है। क्योंकि जब इनकी जॉब लगी थी तो शुरुआत में इन्होंने कुछ साल तक कुछ भी सेविंग नहीं की थी। ये ज़्यादातर पार्टीज़ और घूमने फिरने पर खर्चा करते थे। और ये देखकर इनके पेरेंट्स ने इनको एडवाइस दी कि इनको एक घर लेना चाहिए, ताकि लोन की EMI पे करके ये खुद का घर तो कम से कम ले लेंगे, वरना पैसे ऐसे ही वेस्ट होते रहेंगे। फिर जब 30 साल की एज में इनकी शादी हुई और इनका पहला बच्चा हुआ, तब जाकर इन्हें फील हुआ कि इनको कुछ सेविंग्स करनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पर FD में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और इस तरह मिस्टर तलवार की लाइफ के 3 मुख्य फैसले उनके पेरेंट्स ने लिए। सबसे पहला, वो क्या पढ़ाई करेंगे, फिर वो किससे शादी करेंगे और फिर वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो शुरुआत के ये 2 फैसले उनकी लाइफ के अच्छे थे, लेकिन तीसरे वाले में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि स्टॉक मार्केट उस टाइम पर बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। ब्रोकर्स ज़्यादा लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए रिकमेंड करते थे, और इसलिए जब उनको अपने फ्रेंड्स से स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा तो वो उनसे टिप लेकर स्टॉक्स में बाय और सेल करते थे। और जब भी वो स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते थे तो बड़े शान से अपने दोस्तों के सामने जाकर कहते थे कि मैंने इस स्टॉक से इतना प्रॉफिट बनाया, इस स्टॉक को मैंने इतने लो पर बाय किया और इतने हाई पर सेल किया। और इसी तरह ये स्टॉक मार्केट उनके ऑफिस में कंपटीशन बन गया था शो ऑफ करने का, कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। फिर उन्हें पता चला कि उनके फ्रेंड्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मिस्टर तलवार ने भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन होम लोन पर खरीद लिया। और इसी तरह उन्होंने अपने फ्रेंड्स के एडवाइस से कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया था। फिर कुछ सालों तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से 2008 में एक मार्केट क्रैश आता है और निफ्टी 50% से ज़्यादा नीचे गिर जाता है और उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पूरी तरह वाइप आउट हो जाता है।
क्योंकि उन्होंने सब पेनी स्टॉक्स और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जो बुल मार्केट में काफ़ी स्पीड से ग्रो हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मार्केट में क्रैश हुआ तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो गए। और फिर इन्होंने अपने आप से प्रॉमिस की कि ये कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनकी मेजॉरिटी वेल्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड थी, जहां उन्होंने एक ब्रांड न्यू बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो प्रोजेक्ट 3 साल में ख़त्म होने वाला था उसको 6 साल लग गए। बिल्डर ने तो अपने पूरे पैसे ले लिए, लेकिन उनकी बिल्डिंग अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई थी और इसीलिए वो अपनी प्रॉपर्टी को ना तो सेल कर पा रहे थे और ना ही रेंट पर दे पा रहे थे। और यही वो रीजंस थे जिनकी वजह से वो अपने आप को एक अंडर अचीवर मान रहे थे और इतनी टेंशन ले रहे थे कि उनका रिटायरमेंट होगा कैसे, क्योंकि इन सब के अलावा उनके पास एफडी में कुछ इन्वेस्टमेंट थी जो कि कुछ खास रेट से ग्रो नहीं हो रही थी। और उनकी वाइफ ने भी कुछ ज्वेलरी खरीद रखी थी, लेकिन वो कुछ खास बड़े अमाउंट की नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाना तो दूर, अभी पैसे केवल लूज ही किए थे। इसी टेंशन में वो एक रात को इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, जहां इंडिया को लास्ट के 10 आवर्स में काफ़ी सारे रन बनाने थे। लेकिन इंडिया को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इंडिया के पास MS धोनी था। लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि अभी उनकी एज 50 की है और उनको रिटायर होने के लिए केवल 10 साल बचे हैं और उनके करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से उनको 30 लाख पर ईयर चाहिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए। इसका मतलब ये कि उनको अराउंड 9 करोड़ रुपीस चाहिए अगले 10 साल में। तो इनके आखिरी के 10 सालों में कौन MS धोनी की तरह रन्स मारेगा 9 करोड़ का टारगेट अचीव कराने में? तो दोस्तों इसका आंसर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन इससे पहले हम मिस्टर तलवार की कुछ मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये वही मिस्टेक्स हैं जो 99% लोग करते हैं रियल लाइफ में। सबसे पहली मिस्टेक है नो क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। उन्होंने कोई भी ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वेस्टिंग की ही नहीं। जब वो अपनी यंग एज में काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे, जब उनके पास में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करने का सबसे अच्छा टाइम था, तब उन्होंने अपने लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं बनाई जिससे उनको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता था। उनका जहां पैसे लगाने का मन हुआ वहां पर उन्होंने पैसे लगा दिए, जैसे उन्होंने पेनी स्टॉक्स में खरीदारी की, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खरीदी और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाकर अपने दोस्तों को दिखाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उन्होंने ये कभी कैलकुलेट नहीं किया कि उनको फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट से कितना % रिटर्न मिल सकता है। फिर दूसरी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं किया, क्योंकि उनकी 60% इनकम होम लोन की EMI में जा रही थी और उनकी 60% वेल्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड थी, जिससे उनको पिछले 5-10 सालों में कोई खास रिटर्न नहीं मिला। फिर तीसरी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया और उसे एक एंटरटेनमेंट का गेम बना दिया, जबकि यहाँ से वो एक्चुअली में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। और उन्होंने चौथी गलती ये की कि उन्होंने कॉस्ट पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको कई तरीके की कॉस्ट भरनी पड़ती हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पर हमको सीखने वाली बात ये मिलती है कि आप चाहे रिच हो या पुअर, अगर आपके पास में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आपको अनसिक्योर फील होगा ही होगा। बस रिच लोगों की प्रॉब्लम में मिडिल क्लास के कंपैरिजन में जीरोज थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको भी दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम चाहकर भी फ्यूचर में ठीक नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, वो है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों 1984 में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रॉबर्ट किर्बी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की कि कुछ लोग कम मेहनत करके और बहुत कम रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे थे। तो रॉबर्ट एक एडवाइज़री कंपनी में काम करते थे। वहाँ पर उनका काम ये था कि वो लोगों को एडवाइस करें कि किसी स्टॉक को कब बाय करें और कौन से लेवल पर सेल करें। एक दिन रॉबर्ट के पास एक आदमी आया उनकी सर्विस लेने के लिए और फिर वो उनके कहने पर स्टॉक्स को बाय और सेल करता। लेकिन इसके साथ में वो आदमी एक और अच्छी चीज़ करता था
कि वो अपनी वाइफ के लिए भी रॉबर्ट की वही रिकमेंडेशंस कॉपी करता, लेकिन वो ये छोटी सी चीज़ बिल्कुल अलग तरीके से करता था कि वो अपनी वाइफ के अकाउंट से उन स्टॉक्स को बाय करने के बाद सेल नहीं करता था। अब किसी वजह से वो आदमी यंग एज में ही मर गया, तो उसकी सारी वेल्थ उसकी वाइफ को मिल गई। तो जब उसकी वाइफ ने उसी एडवाइज़र रॉबर्ट से मदद मांगी कि उसे अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि अब सारी वेल्थ उसे ही हैंडल करनी थी, तो उस औरत ने अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो रॉबर्ट के साथ में शेयर किया। और तब उनका पोर्टफोलियो देखकर रॉबर्ट पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि एक तरफ ऐसा पोर्टफोलियो था जहां रॉबर्ट की मदद से बाइंग सेलिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा पोर्टफोलियो था जहां सिर्फ बाइंग हो रही थी, सेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से दूसरे वाले पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके थे, और उसमें एक स्टॉक इतना ज़्यादा ग्रो हो गया था कि उसका अमाउंट पहले वाले पूरे पोर्टफोलियो से ज़्यादा था, जबकि दोनों पोर्टफोलियो में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। तो इस बाय वाले पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का मेन रीज़न ये था कि जब कोई स्टॉक किसी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, तो एकेडमिक फाइनेंस के लोग आपको ये कहेंगे कि आपको उस विनिंग स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, और जो स्टॉक अभी तक ग्रो नहीं हुआ उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही यूजलेस स्ट्रेटजी है, तो इसीलिए रॉबर्ट ने ये टर्म डेडिकेट किया कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जहां आप अपने पोर्टफोलियो को कई सालों तक बिल्कुल भी टच नहीं करते हो। जैसे रॉबर्ट के उसी क्लाइंट का केवल 5,000 का इन्वेस्टमेंट 8 लाख से ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो गया था, और कुछ स्टॉक्स की वैल्यू 500 से लेकर 1 लाख तक ग्रो हो गई थी। लेकिन ऐसी ग्रोथ रॉबर्ट के बाय एंड सेल वाले पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक की नहीं हुई थी। तो यही इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। तो दोस्तों, पहले हमारे हाथ में अपने मोबाइल ऐप नहीं होते थे, जैसे कि अब हैं ब्रोकर्स के मोबाइल ऐप होते हैं, जिन ऐप्स के ज़रिए हम स्टॉक्स में बाय और सेल करते हैं। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का इस टाइम सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बाय करें और उस ब्रोकर के ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। जिस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोज़ रोज़ उसकी वैल्यू को देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।